नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज सुबह से वीडियो नहीं डाल पाया था। एक वीडियो बनाया मैंने, लेकिन उसकी क्वालिटी पर मुझे डाउट था, इसलिए मैंने नहीं डाला है उसको। फिर से बना के मैं अगले वीडियो में उसको डाल दूंगा। टॉपिक बहुत ही अच्छा था, वो आपसे पूछा जा सकता है उस पर निबंध। आपको मैं बता देता हूँ, उस पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। वो टॉपिक था कि जातिगत जनगणना जातिगत जनगणना भारत में जाति व्यवस्था को कमज़ोर कर सकता है। यही टॉपिक था, इस पर निबंध लिखना है। दृष्टि वाली बुक में से देखकर मत लिखना, वो निबंध सारा मुझे पता है। किसी भी किताब से देखकर कॉपी पेस्ट करके मुझे मत भेजिए। कॉपी पेस्ट करके वो सही नहीं होता है, उससे आपकी लेखन शैली विकसित नहीं होगी। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खुद से लिखिए, जितना भी हो सके 10 पेज। वैसे तो लिखना चाहिए, अगर 4 पेज ही लिखते हैं आप, लेकिन खुद से लिखिए, खुद से। यही आपका निबंध के लेक्चर में काम आएगा। और अगर देख देख के लिखने की आदत पड़ गई तो अपना जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और नहीं लिख पाएंगे आप निबंध। वहाँ पर 3 निबंध लिखना होगा, आपको पता है, पेपर में, और उसमें काफ़ी दिक्कत आपको आ सकती है। ओके, तो इसलिए खुद से लिखिएगा। ओके, कल मैंने हिस्ट्री को लेकर वीडियो बनाया था। हिस्ट्री को, उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आपकी प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, तो इसलिए जो भी किसी को भी एक डाउट होता है तो उसको क्लियर करना पड़ता है कि दो तरह की बात करते हैं आप। उसने बोला था, पहले आप स्पेक्ट्रम बता रहे थे पढ़ने को, अब आप BL ग्रोवर बता रहे थे। मैंने हमेशा से ही बोला है कि स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक होती है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। फैक्ट्स बहुत अच्छा शानदार तरीके के मिलते हैं आपको। इसकी मदद से आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन BL ग्रोवर जो है, मैंने हमेशा से ही बोला है कि मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। किस दृष्टिकोण से? फैक्ट और उसमें आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा दिया हुआ रहता है। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू उसका ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने हमेशा से ही बोला है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ के भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन BL ग्रोवर पढ़ के अगर आप करते हैं तो वो थोड़ा सा अलग होता है, अच्छा होता है। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज में जब आप आंसर राइटिंग में खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप खुद ही कोशिश करेंगे कि मैं अलग अलग बुक से थॉट्स लूँ और थोड़ा सा कंटेंट लूँ और लिखूँ अपने आंसर में। इसलिए मैंने हमेशा ही 2 बुक बताया है, BL ग्रोवर और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग। प्री और मेंस में दोनों में ही सारे में काम आएगा ये दोनों बुक आपका। अगर आप पढ़ते हैं सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ के भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट उसका कमज़ोर है। ओके, कल का मैंने क्लियर कर दिया। आज हम लोग किस चीज़ पर बात करेंगे वो मैं बता देता हूँ। इकोलॉजी, पर्यावरण, इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन 2 के आंसर राइटिंग में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। आंसर भेजते हैं मुझे, उसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो गलतियां मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं बता दूंगा 2 आंसर आपको ले लाया हूं मैं, और उसको मैं दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या लिखना होता है। इकोलॉजी से, पर्यावरण से संबंधित आपके GS2 पेपर में अब तक एक सवाल ज़रूर पूछा जाता था जिसको लिखना होता था। शॉर्ट आंसर है तो सवालों की संख्या 2 से 3 बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल पूछ लेगा या 3 सवाल पूछ लेगा। लेकिन ये होता बड़ा ही टिपिकल है, क्योंकि हम इसको कम वेटेज देते हैं। लेकिन ये आसान सब्जेक्ट होता है और लिखना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोच कर लिखने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। आप खुद से सोच कर लिख सकते हैं कि जैव विविधता जो है उसके समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं और उसका समाधान क्या है। समाधान जब भी लिखा जाता है इकोलॉजी में, एक समाधान तो फिक्स होता है, वो है पेड़ लगाओ, है ना। मैक्सिमम सवाल जो होते हैं उसे पेड़ लगाने से समाधान हो जाता है हमारा। ये बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। अगर इसको ध्यानपूर्वक 3 से 4 टॉपिक है उसको मैं पढ़ा दूंगा, उसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक गलती कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे आंसर भेजते हैं। आप बताइएगा अगर आपने भी वो गलती की है तो। पहली गलती जो वो करते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण लिखा हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण, या दूसरा टॉपिक है जैसे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इस पर मैक्सिमम लोगों ने आंसर लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो का अंत तक। वीडियो ख़त्म होने पर मुझे पता है आपको रिलैक्स महसूस होगा, पता चलेगा कि हाँ ये माइनर गलती हम कर रहे थे। पर्यावरण प्रदूषण पर जैसे मैंने आपको लिखने के लिए बोला, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये जो कुछ
जो सब्जेक्ट है ना जीएस के, ये थोड़े से साइंटिफिक होते हैं। साइंटिफिक का मतलब इसमें थोड़ा सा आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं चीज़ों को, किस परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पर डेफिनेशन की बात आती है, परिभाषा। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, इसमें जब भी आप परिभाषा लिखते हैं तो आपको परिभाषा बिल्कुल सटीक और सही परिभाषा लिखना होता है, अपने मन से बनाकर नहीं लिख सकते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की अगर हम बात करें तो लॉन्ग पीरियड में जब किसी भी चीज़ का स्वभाव बदल जाता है, जो उसको करना चाहिए था वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम प्रदूषण कह देते हैं। किसी बाहरी इफेक्ट के कारण जब उसका जो स्वभाव होता है मूल, वो परिवर्तन हो जाता है तो प्रदूषण कहलाता है। जैसे हवा का स्वभाव है, हवा स्वच्छ रहती है तो हवा हमें सांस लेने के काम आता है। वही हवा अगर जहरीली हो जाए तो उसका स्वभाव बदल जाता है, वो जहर हो जाता है। जैसे जल का प्रभाव है शीतलता प्रदान करना, प्यास बुझाना, वही जल आपके लिए जब जहर बन जाता है तो उसको हम जल प्रदूषण बोल देते हैं। साउंड पॉल्यूशन बोल देते हैं। साउंड हमारे कान के लिए बड़ा ही रिलैक्स चीज़ होता है, माइंड के लिए भी रिलैक्स चीज़ होता है, लेकिन वही जब काफ़ी ज़्यादा लाउड में बजाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए प्रदूषण का काम करने लग जाएगा। प्रकाश की आपको ज़रूरत होती है, किसी भी काम को करने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन ओवर अगर हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, लाइट पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर लाइट पॉल्यूशन एक नया टर्मिनोलॉजी है, इसलिए इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। लाइट पॉल्यूशन, तो मैंने क्या बताया पहला पॉइंट, कि जब भी आप इकोलॉजी के सवालों को हल करेंगे, इकोनॉमिक्स के सवालों को हल करेंगे, ज्योग्राफी के सवालों को हल करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमेशा परिभाषा जो आप लिखेंगे वो प्रमाणिक ही लिखिए। परिभाषा खुद से गढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, उसको अपने शब्दों में ज़रूर ढाल सकते हैं, लेकिन उसकी मूल भावना को कभी भी परिवर्तित नहीं करना है। अब जैसे जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको, क्योंकि इस पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा है। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, बच्चों ने क्या लिख दिया है कि जलवायु में जो परिवर्तन हो जाता है उसी को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। नहीं, परिवर्तन मौसम में भी होता है। डेली जो बदलता है उसको मौसम कहते हैं। जो दीर्घ काल में बदल जाता है ना, दीर्घ काल में जो परिवर्तन हो जाता है हमारे आस पड़ोस के वातावरण में, ऋतुओं के पैटर्न में, वर्षा के पैटर्न में, हवाओं के पैटर्न में, तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है जलवायु परिवर्तन। दीर्घकाल शब्द जब तक आप नहीं लिखेंगे अपने आंसर में, तब तक वो आंसर आपका सटीक नहीं माना जाएगा और वहाँ पर अंक कटने शुरू हो जाते, क्योंकि ये थोड़े से साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं। ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स में सिर्फ टर्मिनोलॉजी का खेल है। समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आंसर राइटिंग की कुछ बारीकियाँ हैं जो नहीं समझाते हैं बाकी टीचर्स आपको, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री में चलिए, पॉलिटी में चलिए, आपने संविधान का डेफिनेशन लिखा तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपने जलवायु परिवर्तन का डेफिनेशन गलत लिख दिया तो आपका आंसर वहाँ पर 2 लाइन कट जाएगा, अंक कम मिलेंगे। और जैसे जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जिसको कहा जाता है, जैव विविधता पर आधारित सवाल पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जाम में, बीपीएससी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिसको कहा जाता है। अगर इससे जुड़े हुए सवाल पूछे, आपने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन ही नहीं किया और इसके समस्या समाधान पर आप डायरेक्ट चले गए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका अंक कट जाएगा। और डिफाइन करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, इसलिए आप पहले क्या करेंगे, आंसर राइटिंग के मैं सारे स्टेज बता चुका हूँ। तो इस जैव विविधता के जब भी आप आंसर लिखेंगे, सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, क्या जैव विविधता क्या होता है, उसके बाद उसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसका क्या क्या समाधान हो सकता है। समाधान जब भी लिखें तो समाधान में 2 होता है। इकोलॉजी में समाधान जब भी लिखते हैं आप, एक होता है सोसाइटी के स्तर पर और दूसरा होता है सरकार के स्तर पर। सोसाइटी का स्तर पर मतलब क्या हो गया, समाज को क्या क्या करना चाहिए, और दूसरा आता है कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए और सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण, इसी पर आप लिख रहे हैं। इस पर क्या है, पहला समाज को क्या करना चाहिए, सोसाइटी के स्तर पर कौन कौन से समाधान होते हैं। पहला क्या बोलेंगे आप, लोगों को जागरूक करेंगे हम कि हाँ भाई ग्रीन एनर्जी का थोड़ा सा यूज़ करो, सोलर का यूज़ कर लो, जनरेटर कम चलाओ, धूल ज़्यादा मत फैलाओ या गंदगी बाहर मत फेंको। ये सब क्या होता है, प्रदूषण के। जल में ख़राब चीज़ें मत फेंको, जल को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। थोड़ा सा केमिकल वाले जो चीज़ें होती हैं उसको खेत में डालने से बचो, वही खेत का पानी बह के जल में जाता है। तो ये सोसाइटी का स्तर पर आप सुधार करें, लोगों को जागरूक करेंगे कि घर का कचरा जो है उसको जल में ना डालिए, उसको तालाब में मत फेंको, नदी में मत फेंको। ये क्या है, जागरूकता।
समाज के स्तर पर, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा। कानून बनाना तो आपका काम नहीं होगा, कानून जो बना के दिया जाएगा सरकार को उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जागरूक तो करना आपका काम होगा समाज के स्तर पर। तो सबसे पहला तो जागरूक ही लिखना है आपको। समाधान जब भी लिखेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा जब आप समाधान लिखेंगे वो है सरकार के स्तर पर, और वैज्ञानिक प्रयास कौन कौन से हो सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयास की जगह जैसे आप किस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक की जगह पर हम बायो जो खाद होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोबर वगैरह हो गया या केचुआ वगैरह हो गया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। या ऐसे खाद यूज़ करेंगे जो नुकसान ना पहुंचाए। हम जो स्पीकर होता है उसको लाउड नहीं बजाएंगे, स्पीकर ऐसे लाएंगे जो ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं। ऐसे लाइट जो सिर्फ इसी हाइट पर लगाया जाए ताकि वहाँ पर प्रकाश प्रदूषण ना फैले। प्रकाश प्रदूषण से पशु पक्षियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। लाइट पोल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, वैज्ञानिक प्रयास। फिर सरकारी स्तर पर आ जाएंगे, जैसे सरकार क्या बोलती है कि हम BS6 को इम्प्लीमेंट करेंगे, भारत स्टेज 6। ये इंजन का नया प्रकार है जो कम प्रदूषण फैलाती है। समझ में आ गई चीज़ें। जैसे सरकार बोलती है कि हम सोलर को बढ़ावा देंगे, जैसे सरकार बोलती है हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, मतलब जल को संरक्षित करेंगे। जैसे सरकार बोलती है आप पेड़ लगाइए, हम आपको सहायता देंगे। जैसे सरकार बोलती है हम कि नदियों को हम साफ़ करेंगे। तो ये सब सरकारी कार्यक्रम हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको लिखने के लिए, है ना? समझ रहे होंगे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहीं पर पहुँचना है। तो ये मूलभूत चीज़ें होती हैं किससे संबंधित सवालों को हल करने के लिए, पर्यावरण से संबंधित सवालों को हल करने के लिए। और डेफिनेशन हमेशा सटीक रखना है। अब इकोनॉमिक्स का एक उदाहरण लेते हैं। इकोनॉमिक्स का आपने सवाल लिखा जीडीपी पर, जीडीपी के बारे में सवाल पूछा गया। आपने अगर जीडीपी का सही डेफिनेशन नहीं दिया वहाँ पर कि किसी एक देश के सीमा क्षेत्र के भीतर, घरेलू सीमा क्षेत्र में उसके सभी निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य होता, अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ये पूरा सटीक डिफिनेशन है। इसको आप नहीं बताएंगे तो फिर जीडीपी पर अगर आप सवाल लिख रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर अंक आपको कम मिलने की संभावना रहती है। इसलिए इकोनॉमिक्स में, इकोलॉजी में, ज्योग्राफी में इसमें टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन सही यूज़ कीजिएगा। आप लोगों ने गलतियाँ की हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। ओके, अब चलते हैं आज के कुछ सवाल पर, उसके बाद से ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। और उस सवाल को आपको खुद से लिखना है, खुद से लिखिएगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। निबंध का इस बार एग्ज़ाम होगा 68वीं में भी और 69 में भी। निबंध 3 निबंध लिखने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी अगर आपको खुद से लिखना नहीं आता होगा। लेखन शैली को डेवलप कीजिए। लेखन शैली का मतलब क्या होता है, जैसे सोचने समझने की क्षमता अगर आ गई, आपको लिखना आता है तो आप लिख देंगे उस टॉपिक को। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे मैं बोलूं कि अभी भारत में जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, क्या इसके लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत है? आप खुद ही सोचेंगे कि जल प्रदूषण के कौन कौन सा कारण हो सकता है। पहला हो सकता है, आप बताएंगे कि घर से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं उसको जल में डाला है, इस कारण से प्रदूषण है। खेत से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं उसको डाला जाता है, इस कारण से प्रदूषण है। शहरों के गंदे नालियों को जोड़ दिया गया है, उससे जो जगह जगह डैम बना दिया, इससे क्या हो गया, पानी कम हो गया, इसके कारण से भी प्रदूषण है। बहुत सारे इसके कारण हो सकते थे। ये आप खुद से सोच के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सोचना आ रहा है लेकिन आपका कलम नहीं चल रहा है तो उसी को बोलते हैं कि लेखन शैली विकसित नहीं है। आप जो सोच रहे हैं उसको अगर आप लिख पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं कि इसकी शैली सही है, लिख पा रहा है ये कम से कम। समझ में आ रही होगी चीज़ें। बेसिक्स मैं समझा रहा हूँ, जिनको पहली बार लिख रहे होंगे वो भी समझ सकते हैं। अब किसी भी आंसर को जब लिखा जाता है तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखिए। भूमिका में अगर इकोलॉजी की मैं बात करूं तो उसमें सामान्य तौर पर डेफिनेशन लिखा जाता है, सामान्य तौर पर डेफिनेशन लिखा जाता है, परिभाषा लिखी जाती है इकोलॉजी में। फिर मुख्य हिस्सा लिखिए, जैसे पूछा है कि जैव विविधता क्या होता है, इसका समाधान क्या है, इसके सामने समस्या क्या कौन सी है और इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले आप भूमिका में जैव विविधता को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे और बता देंगे कि क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद समस्या समाधान पर डायरेक्ट आ जाएंगे और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आंसर। उसे और कुछ भी नहीं करना होता है। ओके, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है पढ़ना। पहले टॉपिक को पढ़िएगा फिर उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कॉपी उठा के कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हैं, ऐसा नहीं। ओके, चलिए सवाल दिखाता हूँ मैं। इस सवाल को आपको लिखना है, इसी को लिखना है बस। पहला क्या है, भारत के वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणाम प्रभावों का परीक्षण कीजिए। भारत के वन संसाधनों की स्थिति
कीवर्ड्स पहचानने हैं। मैंने हमेशा बताया है क्या घेरना है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, भारत के वन संसाधन की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए। भारत में वन संसाधन कितने हैं, तो ये आप कहाँ से लिखेंगे, जो वन रिपोर्ट आता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है, जैसे 2021 के दिसंबर में जो रिपोर्ट आया था, अब 2023 के दिसंबर में आएगा, तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ये सवाल आपको लिखना है। आपको ये बताना पड़ेगा कि भारत में कितने वन हैं, किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में कम है, किस राज्य में मैंग्रोव ज़्यादा है, किस राज्य में कम है। और फिर आपको ये बताना है कि भारत में जो ये वन हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है किस पर, जलवायु परिवर्तन पर। तो आप क्या बताएंगे, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत के जलवायु परिवर्तन को मजबूत करने का काम करती हैं ये, भारत के जलवायु को अच्छा रखने का काम करती है, भारत में जैव विविधता को बनाए रखने का काम करती है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकती हैं, खेती बढ़ता है इससे, हमारे फूड एग्रीकल्चर बढ़ते हैं इससे, फलों का प्रोडक्शन बढ़ता है, जल का संरक्षण होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है वन के होने से, पशु पक्षियों का निवास स्थान मिल पाता है, दुनिया में एक धाक बनती है, CO2 का उत्सर्जन कम होता है, अगर परिणामी CO2 को देखें तो O2 का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये सब क्या है, ये सब इसके फायदे हैं इसके होने के। जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जलवायु परिवर्तन को कम करने की कोशिश करता है ये। भारत के वन, देखो इसने क्या लिखा है, पहले भूमिका लिख दिया है कि वन का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा कैसे क्या वन काम करती है। उसके बाद भारत में वन संसाधन की स्थिति लिख दिया, 2021 का रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। उसका जलवायु परिवर्तन पर क्या असर पड़ता है, तो कार्बन सिंक के तौर पर काम करता है। सिंक का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टोर करते हैं, मतलब CO2 काफ़ी सारे हमारे जंगलों में स्टोर हो जाएंगे, तो कार्बन सिंक के तौर पर काम करता है। वनों का ह्रास और वनों की कटाई, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। आप इससे अच्छे पॉइंट लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण और मृदा अपक्षलन को रोकता है, ये वायु प्रदूषण को कम करता है वन। और वन क्या सब करता है, आपको खुद ही सोचना चाहिए। सतत विकास में मदद करता है, निष्कर्ष फिर इन्होंने लिख दिया है। मैं इसके पॉइंट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको खुद से लिखना है। समझा तो मैंने दिया ही है कि वन संसाधन की स्थिति का रिपोर्ट लिखिए, 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट को लिखिए। उसके बाद से क्या लिखना है आपको, कि जलवायु परिवर्तन पर इस फॉरेस्ट रिपोर्ट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को लिखना है आपको। समझ में आ गई हुई चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भूमिका में क्या लिखना है, भूमिका में आप लिख देंगे कि जलवायु परिवर्तन जो होता है वो वन संसाधनों से सीधा संबंधित होता है। जहाँ पर ही वन संसाधन कम होंगे वहाँ पर जलवायु परिवर्तन या जलवायु को नुकसान अधिक पहुँचता है, और जहाँ पर ही वन संसाधन उच्च होते हैं वहाँ के जलवायु परिवर्तन की दर लगभग में स्थिर होती है और अच्छी वातावरण पाए जाते हैं, लोगों के हिसाब से, पशुओं के हिसाब से, जीव जंतुओं के हिसाब से, डाइवर्सिटी के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से। तो इस हिसाब से आप भूमिका को लिख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे मुख्य हिस्सा पर। मुख्य हिस्सा में फॉरेस्ट रिपोर्ट लिखेंगे आप। फिर मुख्य हिस्सा के दूसरे हिस्सा में आप क्या लिखेंगे कि क्या असर पड़ता है पूरा डिटेल में, और आपका आंसर खत्म हो जाएगा निष्कर्ष के बाद। ओके, एक और सवाल है जिसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आप जैव विविधता से क्या समझते हैं, और जैव विविधता के अपक्षासन, बहुत ही खराब शब्द लिखा है, जैव विविधता के क्षरण, इसको ऐसे समझिएगा, क्षरण के कारण एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। जैव विविधता का क्षरण और के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और कौन से परिणाम उत्तरदायी हैं, उसका क्या परिणाम होता है, इसी को बस लिखना है। इसमें देखो इन्होंने क्या किससे लिखा है, मैं एक आंसर आपको पढ़ा देता हूँ कि पृथ्वी पर जीवन के स्वरूपों में व्यापक विविधता पाई जाती है। जीवन के विभिन्न स्वरूपों के मध्य व्याप्त पारस्परिक संबंधों को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता मानवीय जीवन के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि हम अन्य प्रजाति और उनके द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं। जैव विविधता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करना इसका एक अन्य पहलू है, जिसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक चक्र, पोषण चक्र, जलवायु विनिमय, परागकरण, वाष्पोत्सर्जन, अपशिष्ट उपचार एवं पीरक नियंत्रण शामिल है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर जीवित सभी चीज़ों में कितनी ज़्यादा विविधता है। अगर सामान्य शब्दों में मैं समझाऊं, जितनी भी पृथ्वी पर जीवित चीज़ें हैं उनमें कितनी ज़्यादा विविधता है, कितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, कितने ज़्यादा पशु पक्षी हैं, कितना ज़्यादा मनुष्य है, इन्हीं सबको जब आप टोटल को मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैब, जिसको क्या कहा जाता है, मैब, लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का प्रोग्राम है यूनेस्को का। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखे। बायोडाइवर्सिटी के समक्ष कौन कौन सी समस्या हो सकती है, एक पहला समस्या हो सकता है जलवायु परिवर्तन, दूसरा हो सकता है ओजोन लेयर के कारण, तीसरा हो सकता है कि पेड़ों की कटाई के कारण। पेड़ की कटाई से क्या होता है, आवास विखंडन हो जाता है पशु पक्षियों का,
उसके बाद से क्या हो सकता है, और भी ज़्यादा पशु पक्षियों की संख्या कम हो सकती है, शिकार हो सकता है, आवास उनका छीन सकते हैं, भूमि अपरदन हो सकता है, उसके बाद से वनों की कटाई हो सकती है। ये सब कुछ हो सकता है उनके समस्या। समाधान क्या हो सकता है, पेड़ लगाना, सतत विकास को अपनाना। ये सब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आपको क्या करना है, पढ़ना है खुद से और लिखने की कोशिश करना है। स्पून फीडिंग नहीं होता है, पढ़ना आपको पड़ेगा, लिखना आपको पड़ेगा, एग्ज़ाम आपको देना है, ऑफिसर आपको बनना है। ओके, तो मैंने समझा दिया है सब कुछ, समस्या समाधान सब कुछ, और लिखने का तरीका भी बताया है। इकोलॉजी के सवालों को थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से इकोलॉजी के सवालों को लिखिएगा। लिखने से पहले एक एक शब्द जब आप लिखते हैं तो उसको सोच लीजिएगा कि आप सही लिख रहे हैं या फिर आप गलत लिख रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा। इकोलॉजी को लिखते समय कुछ भी शब्द यूज करने से पहले, परिभाषा यूज करने से पहले एक बार वेरीफाई करके फिर लिखना है, और लिख के भेजना, मैं चेक कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।